Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 4 मई 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सिंगापुर को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना है, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज के न्यूज़पेपर के अंदर में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, क्योंकि संडे में आर्टिकल्स कम होते हैं, एडिटोरियल वगैरह आते नहीं हैं। लेकिन जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत काम के हैं, उसमें अलग से थोड़ा बहुत डिटेल या आपके जो नोट्स स्ट्रक्चर हैं वो तैयार करके चलना ज़रूरी है। परेशान मत होइए, वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता ही हूँ। जैसे कि आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपके सामने ये पेज नंबर 1 है, जिसके 2 आर्टिकल ऊपर के सबसे पहले दिख रहे हैं। देन पेज नंबर 10 पर दोस्तों जाओगे तो पेज नंबर 10 पर आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने आज के थंबनेल में मेंशन किया है, क्राइसिस इन जुडिशरी में आखिरकार क्या ये संकट चल रहा है और ये प्रॉब्लम पिछले काफ़ी सारे दिनों से लगातार डिस्कस की जा रही है। ये जो डेटा आया है दोस्तों, इस डेटा का जो सोर्स है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, साथ ही साथ में नेशनल जुडिशियली डेटा ग्रिड है, जिसके अंडर में ये बताया गया है कि आज के समय पर जो भारत के अंदर में पेंडिंग ऑफ केसेस का मामला है वो अल्टीमेट लेवल पर चले जा रहा है। आज दोस्तों यहाँ पर जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं इंडिया के अंदर में, अगर हम लोग टोटल केसेस की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट के केसेस की बात हो, चाहे वो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस की बात हो, तीनों के केसेस को अगर हम लोग मर्ज कर देंगे तो वो नंबर 5.5 करोड़ से ऊपर चले जाता है। 5.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस करंट समय पर पेंडिंग पड़े हैं और उन्हीं केसेस को लेकर जो चैलेंजेस हैं वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में शेयर किए गए हैं। तो चलिए, ये तो वैसे यहाँ पर न्यूज़ है, अभी इस न्यूज़ को थोड़ा और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, हर एक जो माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पर दी गई है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जैसा कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसको इंश्योर करना मेरा काम है, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ हम अपने प्रॉपर नोट्स के साथ में ये डिस्कशन करेंगे। ये शानदार सा पीडीएफ आप लोग देख पाओगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप कहाँ से ले पाएंगे, जस्ट अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इशू क्या है, आई होप आप लोग यहाँ पर ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा कहाँ पर है, आज के न्यूज़पेपर के अंदर पेज नंबर 10 पे, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लोग लिंक करेंगे। तो एक डेटा आया है, इस डेटा के अंदर में भारत के कोर्ट के अंदर करंट समय पर कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं और ये पेंडिंग केसेस साल ब साल कैसे बढ़ रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें नेम ऑफ कोर्ट दिया गया है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक। अब दोस्तों ये तारीख दी गई है, जैसे 31 दिसंबर 2022 में कितने केसेस पेंडिंग पड़े थे, देन उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक, यानी 2022 से 2023 तक कितना फ़र्क आया है, फिर 2023 से 2024 में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बढ़ा या घटा है, फिर 2024 से 2025 इवन 7 फरवरी 2025 तक का यहाँ पर ये डेटा आपके सामने एकदम लेटेस्ट डेटा है। तो इसको नोट करके रखिएगा, कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, समझ रहे हैं। चलिए अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में 31 दिसंबर 2022 में कितने केसेस पेंडिंग पड़े थे, 78,797, ठीक है, 78,797 केसेस आपको इसमें पेंडिंग पड़े हुए देखने को मिले 2022 में, और यही केसेस 2023 में बढ़कर हो गए 80,674, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये 80,674 जो केसेस हो गए हैं, ये पहले से नंबर बढ़ा है, मतलब 2022 से 23 के बीच में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक अगर आप देख पाओगे फिर से यहाँ पर कुछ केसेस इंक्रीज हुए हैं, लगभग 82,496 चला गया। फिर ये 7 सितंबर 2025 तक देखोगे दोस्तों तो ये केसेस अभी के समय पर थोड़े से कम करे गए हैं, लेकिन अभी अगर आप दिसंबर को देखोगे कि हाँ 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर फिर से बढ़ जाए, क्योंकि अभी पूरा पर्टिकुलर ईयर बचा है। इस पूरे ईयर के अंदर में कितने केसेस आते हैं, कितने केसेस को फटाफट रिजॉल्व किया जाता है, वो दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा साल डिसाइड करेगा।
ये बात तो हो गई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की। फिर इसी में हाई कोर्ट के बारे में डेटा मेंशन किया गया है। ये बोला जा रहा है हाई कोर्ट में 31 दिसंबर 2022 को कितने केसेस पेंडिंग पड़े थे। ये आप देखोगे 53,92,031 केसेस, और 2023 में ये बढ़कर हो गए 54,42,547। फिर 2024 में ये और बढ़ गए 55,40,682। एंड उसके बाद 7 फरवरी 2025 तक देखो मैसिव नंबर पे यहाँ पर ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं ग्रो करे हैं। सीधा 55 लाख से ये 62,35,242 हो गए। 62 लाख से ज़्यादा केसेस तो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं जिन पे अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। और फिर अब दोस्तों कहानी आती है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। यहाँ का जो नंबर है ये और ज़्यादा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला क्यों है, ज़रा देखो इस नंबर को। ये नंबर 31 दिसंबर 2022 को था 4,32,93,727। इतने केसेस पेंडिंग पड़े थे। और फिर अगले ही साल यहाँ पर ये थोड़े से बढ़ गए 4,39,00,000 हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 4,54,00,000, देन अभी 4,57,42,040 केसेस प्रेजेंट हैं। तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर केसेस पेंडिंग है। इसमें आप 62 लाख और मिला दो, ऊपर यहाँ पर 81,000 और जोड़ दो, तो करीबन दोस्तों यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस करंट समय पर इंडिया के अंदर में पेंडिंग पड़े हैं, जो एक मेजर इशू है। पेंडिंग पड़े मतलब लंबे समय से यहाँ पर ये केसेस अटके पड़े हैं। और फिर दूसरी साइड हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना देर होगा यहाँ पर किसी व्यक्ति को न्याय मिलने में, समझ जाओ यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इतनी देर बाद वो क्या करेगा, इंस्टेंटली यहाँ पर वो चाहता है उसके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उसको तुरंत उसको लेकर न्याय मिले। अब आर्टिकल ये बोलता है कि आखिरकार ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ जजेस। आज हमारे कोर्ट्स के अंदर दोस्तों, न्यायालयों में जजेस का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज है और वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लेकिन उन वैकेंसीज को फिल नहीं किया जा रहा है। तो भाई ये तो दिक्कत है ना, आपके पास में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, सीट्स खाली पड़ी हैं जजेस की, उसको आप फिल नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के डेटा को मेंशन किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आज के समय पर केवल और केवल 36 जज हैं दोस्तों जो यहाँ पर कोर्ट को चला रहे हैं या फिर कह सकते हैं केसेस को देख रहे हैं, जबकि टोटल कैपेसिटी यहाँ की जजेस की 60 है। तो 60 में से केवल 36 जज यहाँ पे रख रखे हैं। 40% जो यहाँ पे पोस्ट है वो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, समझ गए। दूसरा यहाँ पर केस बताया गया कि देखो एक लेटेस्ट डेटा आया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, सारा का सारा फैक्चुअल तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है, जगह जगह से जो डेटा है वो मेंशन किया गया है। सोर्स क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बोलता है कि इंडिया के जो 25 हाई कोर्ट हैं, इन 25 हाई कोर्ट का टोटल अगर हम जजेस का स्ट्रेंथ देखें तो वो लगभग है 1114। तो 1114 जजेस यहाँ पर होने चाहिए। 1114 जजेस का टोटल स्ट्रेंथ है। 25 हाई कोर्ट में इतने जजेस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में जजेस हैं एग्जैक्टली कितने, केवल और केवल 769। इतने जजेस हैं जो सीट्स पर बैठे हैं, अपने पोजीशन पर है। मतलब आज भी इन सब कंडीशंस के अंदर में 345 पोस्ट ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं। तो इसको कौन भरेगा, ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने देखा 769 जजेस हैं, दुनिया भर के तमाम केसेस आ रहे हैं। ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर जो बैकलॉग है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे 62 लाख से ऊपर का है। तो ये एक चैलेंज है हमारे कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर, जुडिशरी के अंदर। इवन यहां पर मेंशन किया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो और भयानक है। ये तो हमने अभी दिल्ली हाई कोर्ट की बात की कि हाँ 36 जज पोजीशन पे हैं, जबकि 60 जजों की वहां पर पूरी स्ट्रेंथ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखोगे तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं लगभग यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हैं। आप इमेजिन करो 160 जज वहाँ पर रह सकते हैं, इसमें जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 81 के आसपास आज के समय पर पेंडिंग पड़ी हैं। आज के समय पर सबसे ज़्यादा बर्डन इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप देखोगे जो ये 62 लाख केसेस से ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं ना सभी हाई कोर्ट में, इसमें से सबसे ज़्यादा बर्डन 12 लाख के आसपास केसेस केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। और जजेस की संख्या यहीं पर सबसे ज़्यादा डिसरप्ट हो रही है। ये है प्रॉब्लम। ये डेटा है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का। तो क्वेश्चन यह है, इतने सारे हाई कोर्ट हैं, क्या किसी हाई कोर्ट ने बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है? तो 2 हाई कोर्ट निकल कर आते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। वो इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से। केवल और केवल सिक्किम और मेघालय। सिक्किम और मेघालय का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, यहीं पर केवल 0 वैकेंसीज हैं।
वैकेंसीज यहीं पर कम है, अदरवाइज यहाँ पर मतलब पूरा जितने जजेस हैं उतनी यहाँ पर पोस्ट भरे हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी कोर्ट्स हैं उसके अंदर में ये वैकेंसीज को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2019 में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव्ड थी, वो यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। 2019 में क्या हुआ था, जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर में 2019 में जितने केसेस आए उतने आराम से डिस्पोज कर दिए गए। लेकिन उसके बाद से दोस्तों कहानी पूरी तरह से पलट गई। इवन 2024 यानी पिछले साल का ही डेटा है, पिछले साल बोला जा रहा है कि लगभग 24 लाख से ज़्यादा केसेस फाइल करे गए थे, जिसमें से केवल 22 लाख केसेस को रिजॉल्व किया गया, यानी कि बाकी और 2 लाख के आसपास जो केसेस हैं वो पेंडिंग में चले गए। ये दिक्कत है, इसलिए साल ब साल यहाँ पर ये जो पेंडिंग का गैप है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। और इस गैप को हम भर सकते हैं कैसे? सबसे पहले हमें जुडिशरी की जो ये खाली पड़ी वैकेंसीज है उसको यहाँ पे भरना होगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में ध्यान में रखिएगा। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 है ये क्या बताता है? ये बताता है करंट समय पर ये चल रहे क्राइसिस के बारे में। ये कहते हैं कि साल 2020 से लेकर साल 2024 के बीच में जो ये केसेस पेंडिंग पड़े हैं भारत के न्यायालयों के अंदर में, इसमें 20% से बढ़ोतरी हुई है, 20% से इंक्रीमेंट हुआ है। इतना ज़्यादा राइज होने के बाद भी, यानी केसेस इतने मैसिव लेवल पर बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे जुडिशल वैकेंसीज को सही तरीके से नहीं भरा जा रहा है। हमारे हाई कोर्ट्स में आज भी 33% के आसपास जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो भी पोस्ट है वो यहाँ पर खाली पड़ी हैं। कब उस पर एक्शन लेंगे ये हमें अभी तक नहीं पता है। ये है दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल और ये है पूरा का पूरा इशू। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है मामला एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आज से कुछ दिनों पहले दोस्तों इस टॉपिक को लेकर एक एडिटोरियल भी था, जहाँ पे कुछ बेसिक से फैक्ट्स, बेसिक से डेटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आपको मान लो ये तो मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा दिया, इस न्यूज़ आर्टिकल से कुछ काम की चीज़ें लिखनी है या नहीं लिखनी है बताओ, या ऐसे ही पढ़ के चले जाओगे? कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यार लिख लो, नोट्स बना लो, एग्जाम में हेल्प कर जाएगी। तो नोट्स आपके यहाँ पर ये प्रेजेंट करवा दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे मेंशन किया है इंडियन जुडिशरी किस प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो देख लिए गए। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी केसेस, करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इनमें से 50 लाख से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं दोस्तों जो 10 साल पुराने हैं। 10 साल किसी के साथ में कुछ यहाँ पर गलत हुआ था, वो आज 10 साल से इंतजार कर रहा है लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है। समझ गए? और ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से न्याय उसको मिला ही नहीं, ये डिनायल ऑफ जस्टिस है। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब वो क्या करेगा 10 साल बाद यहाँ पर उस चीज़ पे लेकर, उस चीज़ को लेकर कि उसको न्याय मिले। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे वो क्या है, रिड्यूस पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो लोगों का विश्वास है लीगल सिस्टम के अंदर वो धीरे धीरे कम होता चले जा रहा है, ये एक बड़ी दिक्कत है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये ध्यान रखिए क्या हो रहा है, लंबे लंबे समय तक कमर्शियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, बिजनेस के बहुत सारे विवाद होते हैं वो भी कोर्ट में चल रहे हैं। अब विवाद तो हर प्रकार का है कोर्ट में, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई और यहाँ पर क्रिमिनल है, सिविल डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, वो भी चल रहा है कोर्ट में। जो कमर्शियल डिस्प्यूट है इससे दो बिजनेस भिड़े हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी जो बिजनेस एफिशिएंसी है वो लगातार डाउन होती चली जा रही है। ये है प्रॉब्लम। फिर बात आती है दोस्तों जुडिशियल बर्डन के बारे में। भाई जजेस की संख्या कम है, केसेस पड़े हैं लाखों करोड़ों में पेंडिंग, और आपके पास में पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि ज़्यादा कोर्ट्स या ज़्यादा सीट्स को बढ़ाकर जजेस को आप अपॉइंटमेंट करके इस पूरे मामले को रफा दफा करें, जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसको सॉल्व करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो जुडिशियल बर्डन भी है। आज ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये जुडिशरी क्या कर रही है, जजेस के ऊपर बर्डन है, जजेस की संख्या कम है यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इतने केसेस इकट्ठे कैसे हो गए सर, करोड़ों में केसेस इकट्ठे हो गए। तो पहला जो मैंने आपको बताया, जजेस की संख्या कम है। कितनी कम है, तो आप इस वाली लाइन को हमेशा कोट कर सकते हैं जब भी आप लोगों से कुछ पूछा जाए। क्या कोट करना है कि भारत के अंदर अगर आप लोगों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जजेस की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो बहुत कम है। इंडिया में केवल 21 जज हैं पर मिलियन पीपल के हिसाब से, मतलब हर 10 लाख लोगों के लिए केवल 21 जज हैं। हर 10 लाख में से मान लो लाखों केसेस आ रहे हैं तो केवल 21 जज इसको रिजॉल्व करेंगे। और ये जो पॉपुलेशन रेशियो है ये वन ऑफ द लोवेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली भारत के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख पाओगे वो क्या है, इंडिया जो है बहुत ही कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करता है, जहाँ पे हर एक छोटा सा छोटा जो केस है उसमें ढेर सारे एप्लीकेशन, अपील पे अपील, ये सब कुछ हो रहा है ना। तो वो केसेस लंबे समय तक चलते रहते हैं। कोई पेटी केसेस है, छोटे छोटे केसेस हैं, वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम है एक और। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे पास में सही मात्रा में कोर्ट रूम्स नहीं है ना, जो कोर्ट्स हैं उनकी कमी है।
अच्छा डिजिटाइजेशन हमारे पास में नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कमी है। जब स्टाफ ही नहीं है, जजेस ही नहीं है, तो भाई केसेस तो इकट्ठे होते रहेंगे, देखेगा कौन? समझ रहे हैं? तो स्पीडी ट्रायल के अंदर में एक जो इसकी गति थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में लोग नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से ये तो कोई नहीं है मशीन लगा दी और केसेस सॉल्व कर दिए, आपको चाहिए अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा सभी का। ये एक बहुत बढ़िया इशू आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर जो मेंशन की जा रही है दोस्तों, वो क्या है? वो यहाँ पर देखिए, वो है गवर्नमेंट एज द बिगेस्ट लिटिगेंट। होता क्या है, जितने भी केसेस, करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इसमें से खुद गवर्नमेंट ज़्यादातर केसेस में फंसी हुई है। 50% से ज़्यादा केसेस के अंदर में गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें सरकार का कोई टैक्स का केस है या कहीं पर प्रोजेक्ट लगा रहे थे, ज़मीन का कोई यहाँ पर डिस्प्यूट फंस चुका है, सर्विस मैटर है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर, और गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स के अंदर में सेटलमेंट जल्दी होता नहीं है, तो अननेसेसरी टाइम एक्सपैंड होता चले जाता है। और वो भी ऑब्वियस ही बात है, पेंडेंसी ऑफ केसेस के अंदर मामला फिर काउंट किया जाता है। देन बात आती है दोस्तों सोशल एंड लीगल फैक्टर्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर अगर आप देख पाओगे दोस्तों, तो जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे बाहर यहाँ पे आप देख पाओगे कोई छोटे छोटे पेटी केसेस हैं तो उसको बाहर ही रिजॉल्व कर लिया जाता है। भारत के अंदर हम तुम्हें कोर्ट लेकर जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, तो जो छोटे छोटे केसेस हैं या ऐसे बेतुके के केसेस भी ऐसे हैं दोस्तों जो कोर्ट में जाते हैं और वो भी फिर पेंडिंग वाली लिस्ट के अंदर में काउंट होने शुरू हो जाते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है अब केस है तो यार केस है, किसी को न्याय चाहिए तो वो कोर्ट नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसकी मर्जी है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमें एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एडीआर। एडीआर मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ध्यान रखना, यानी कि वो व्यक्ति कोर्ट अगर जा रहा है तो कोर्ट जाने से पहले भी उसके पास में एक और अच्छा तरीका है। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट की इधर उधर की फीस भरेगा, वकील की फीस भरेगा, यहाँ फीस, यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ फॉर्म। इससे अच्छा यह है कि यार वो कोर्ट ना जाके बाहर ही इस मामले को रफा दफा करवा ले, वो भी लीगल तरीके से। लीगल तरीके से रफा दफा करने के लिए दोस्तों हमारे पास में एक इनिशिएटिव है, विच इज एडीआर, यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें दो तरीके आते हैं केसेस को कोर्ट से बाहर निपटाने के। एक आता है यहाँ पर मीडिएशन केसेस वाला तरीका, मत समझो केसेस निपटाने का, ठीक है। एक है मीडिएशन और दूसरा यहाँ पर आर्बिट्रेशन। मीडिएशन मतलब एक बिचौलियों को बैठाया जाएगा, वो यहाँ पर दोनों पार्टी के केसेस को कॉम्प्रोमाइज करवाएगा, बाहर आप भी संतुष्ट, दूसरी वाली पार्टी वाला भी संतुष्ट, दोनों की जो यहाँ पर मांगे थी वो पूरी हो गई। बीच वाला जो बिचौलिया था उसको थोड़ा बहुत फीस दोगे, काम खत्म। जो मल्टीपल फीस भरनी पड़ रही थी कोर्ट के अंदर, जो बहुत महंगा बैठ जा रहा था आपके लिए, वो बहुत सस्ते में काम निपट जाएगा। मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से एक बिचौलियों को बैठाना पड़ेगा, ये सब लीगलाइज वे में किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो कोर्ट में केस गया ही नहीं, आप पहले ही निपट गए, कोर्ट पे बर्डन ही नहीं पड़ा, ठीक है। वरना फिर कोर्ट में फाइल करोगे, कुछ समय तक इंतजार करोगे, तारीख पे जाते रहोगे, प्रॉब्लम्स वो एक्सपैंड होती चली जाएंगी। फिर आपका केस भी फाइल थोड़े समय के लिए बंद हो जाएगा, वो केस भी पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 करोड़ पे जो केसेस हैं उसमें एक नंबर और बढ़ जाएगा। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, एक अवसर में कैसे बदल सकते हैं। अवसर में बदलने का यहाँ पर सबसे बेहतरीन तरीका है मीडिएशन। जितने भी केसेस हैं जिसमें मीडिएट करवा सकते हैं, मीडिएट मतलब अब ऐसा नहीं है कि हर किसी केसेस में मीडिएट करवा दें। कोई मर्डर का केसेस आ गया तो मर्डर में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मीडिएशन जो है वो छोटे मोटे केसेस के लिए, जहाँ पे यहाँ पे लग रहा है कोई ऐसा ही डिस्प्यूट है, विवाद है, मामले में पैसा आपस में ही यहाँ पर पैसा दे के मामले को रफा दफा करो यार, कॉम्प्रोमाइज़ करो मामले को, ठीक है, वापस मत लड़ना, हो गया मीडिएशन। तो मीडिएशन एज ए सोल्यूशन हो सकता है। इवन देखो खास बात पता है कि आज के न्यूज़पेपर में, ये जो हमने ऊपर न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो पेज नंबर 10 पे प्रेजेंट था, ये पूरे मामले को दर्शाता है, जिस वजह से ये पूरी कहानी हमें पढ़नी पड़ रही है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 11 पे एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, इसको भी पॉलिटी से लिंक करेंगे, है ना। आज के न्यूज़पेपर में दोनों को लिंक कर लेना। और इस आर्टिकल में इवन यही बोला जा रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना साहब, इन्होंने जोर दिया है मीडिएशन के ऊपर में, कि अगर कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम करना है, देन मीडिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल। तो मीडिएशन से ही हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ जस्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं, जल्दी मामले को रफा दफा कराया जा सकता है, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। तो ये आर्टिकल को भी आप यहां से लिंक कर सकते हैं। तो मीडिएशन एग्जैक्टली क्या है, आई होप आप लोग ये बात तो समझ चुके हैं। तो मीडिएशन एक वॉलंटरी आप समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपसी में ही मिलजुल कर कॉम्प्रोमाइज़ करवा के कॉन्फिडेंशियल एक न्यूट्रल प्रोसेस होता है, जहाँ पर एक ट्रेंड मीडिएटर बिचौलिया मामले को रिजॉल्व करवा देता है, ठीक है।
अब दोस्तों ये जो मीडिएशन का कॉन्सेप्ट है लग तो अच्छा रहा है, आया कहाँ से? क्या भारत में आज हम इसको फॉलो नहीं करते हैं? करते हैं यार। मीडिएशन का कॉन्सेप्ट 1990s के अंदर में शुरू होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों 2005 के बाद में इसको थोड़ा सा और ज़्यादा पुश मिल जाता है। जजेस और लॉयर्स ने मिलकर हमेशा से मीडिएशन को सपोर्ट किया है कि फास्टर मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, पैसा कम लगेगा। इवन आज के समय पर हज़ारों जो लॉयर्स हैं दोस्तों वो भी मीडिएशन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब मीडिएटर के तौर पे अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि कुछ नहीं, कोर्ट में केस नहीं आएगा तो मीडिएटर बन जाते हैं यार, मीडिएटर बन के केस को रिजॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अपना ही वो कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ करेगा, दोनों पार्टीज़ के डिस्प्यूट को यहीं पर रिजॉल्व करवा देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाउ मीडिएशन कैन रिड्यूस जुडिशियल बैकलॉग। मीडिएशन सर ये कैसे आखिरकार ये इस बैकलॉग को कम कर सकता है? सबसे पहली चीज़ यहां पर क्या होता है, कोई भी केस है जो डायरेक्टली दोनों पार्टीज़ हैं ये आपस में आमने सामने बैठी हैं, शांत दिमाग से बैठी हैं, और एक मीडिएटर बैठा है, इनके केस को सुन रहा है, ये सुझाव भी दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मामला क्या होता है, यहाँ सोचते हैं कि हाँ यार सही है, कोर्ट वगैरह ना जाएं, बच जाएंगे, पहले ही मामला रफा दफा हो जाए। तो फिर क्या होगा, यहीं पर वो दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं तो आपस में मिलकर केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या, ये कॉस्ट एफिशिएंट है। जैसे मैंने आपको बताया मीडिएशन में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, खर्चा कम है, ज़्यादातर केसेस को कोई छोटे मोटे सेशन में ही रिजॉल्व कर लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसे थोड़े से मामले कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसमें समय थोड़ा लग जाता है, लेकिन पहले ही मामला रिजॉल्व हो जाएगा कोर्ट से बाहर तो ज़्यादा बेटर रहता है। बार बार आपको सुनवाई पर नहीं जाना पड़ेगा, बार बार अपील हो रही है उस पर नहीं जाना पड़ेगा, इवन रिलेशनशिप बचे रहेंगे। नहीं तो फिर एक बार दो पार्टीज अगर यहाँ पर मान लो कोई फैमिली डिस्प्यूट भी है, कोर्ट में घसीट देते हैं तो खत्म, वो वहाँ पर जो रिश्ता था समझ जो खत्म। क्योंकि मीडिएशन ज़्यादातर फैमिली डिस्प्यूट में होता है, अगर बाहर ही निपटा लेंगे तो जो रिलेशन के अंदर दरार आ सकती थी वैसी दरार यहाँ पर नहीं आएगी। कई बार बिजनेस डिसएग्रीमेंट होता है, किराएदार और उस घर का मालिक, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं। ये सब डिस्प्यूट्स यहाँ पर मीडिएशन के माध्यम से रिजॉल्व हो सकते हैं, और ये सारे वो डिस्प्यूट हैं जिनके केसेस कोर्ट में जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस का नंबर करोड़ों में जा रहा है। तो बाहर रिजॉल्व हो जाएगा, मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार मीडिएशन जब इतना अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में तो हम लागू क्यों नहीं करते, क्यों यहां पर पेंडिंग केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि जितना आसानी से हम बोल रहे हैं या समझ रहे हैं उतना आसान इसको लागू करना नहीं है दोस्तों, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर में। अब क्वेश्चन यही है ना, मीडिएशन को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या हमारे पास में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? तो सर नोट डाउन करिए। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोग जो मुकदमा कर देते हैं या लॉयर्स हैं वो यहाँ पे पुराना ही कोर्ट प्रोसीजर को अपनाना चाहते हैं, कहते हैं यार पुराने कोर्ट के तरीके से यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, क्या हमें मीडिएटर हमें नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पर केस करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है चैलेंजेस, वो है नो मैंडेटरी मीडिएशन कल्चर। क्योंकि कोर्ट्स ने, पता है कोर्ट्स क्या करता है, कुछ केसेस में रिकमेंड कर देता है। अब मीडिएशन कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक बढ़िया सोल्यूशन भी आपको मिला है मीडिएशन के अंदर में। सोल्यूशन ये है कि कुछ अगर ऐसे केसेस आते हैं तो ऐसे केसेस अगर कोर्ट में दर्ज हो रहे हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी कंपलसरी ये कर दिया जाए कि इन केसेस को पहले मीडिएशन वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। कंपलसरी कर देंगे तो पहले मीडिएशन हो जाएगा, पहले ही मामला रिजॉल्व हो जाए तो ठीक है, वरना अपील करो, बाद में लड़ो जाके केस यहाँ पे कोर्ट में। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे वो है लिमिटेड प्रोफेशन रिकॉग्निशन। मीडिएशन जो है आज के समय पर कह सकते हैं एक प्रॉपर करियर नहीं है, तो लोग ज़्यादा इसको चुनते नहीं है, तो ज़्यादा यहाँ पर ये सेक्शन ग्रो नहीं हो रहा है। एक अच्छा करियर ग्रोथ होता, लोग इन्वॉल्व होते तो यहाँ पर मीडिएशन वाला सेक्टर ग्रो भी कर रहा होता। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मीडिएशन जो है आज ज़्यादातर डिस्प्यूट्स के अंदर यूज़ होता ही नहीं है, स्पेशली सरकारी डिपार्टमेंट के मामले। और आपने देखा कि भैया सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े जो हैं वो गवर्नमेंट वाले केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में मीडिएशन इस्तेमाल ही नहीं होता, तो भाई केसेस कैसे कम होंगे? ये चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं हमारे सामने। तो कुछ बदलाव करने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे, रिफॉर्म्स करके चुनौतियों से निपटा जा सकता है, क्योंकि ये चैलेंज है, ऐसी नहीं है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो चुका है। समझ रहे हैं? अब लास्ट में आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में हमें चाहिए सुधार की ज़रूरत। सुधार में वही ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे फॉलो करो। सबसे पहले मीडिएशन का कॉन्सेप्ट को लेकर आओ, जुडिशरी के अंदर में जो नंबर ऑफ जजेस हैं उसको इंक्रीज करो, डिजिटल केस मैनेजमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली केस को निपटाने की कोशिश करो। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हो रही है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। भाई इतने सारे केसेस आ रहे हैं आपके, थोड़ा सा देखो अननेसेसरी अपील ना आए, बिना फालतू में केसेस बढ़ेंगे।
फिर उसके बाद में पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों को मीडिएटर्स के बारे में बताना ज़रूरी है कि आप पहले मीडिएशन के माध्यम से भी केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये था दोस्तों पूरा का पूरा इशू। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। आर्टिकल थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन काम का ज़रूर है। नाउ यहीं पर दोस्तों आता है आपका आज का मेंस का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसको अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन यह है, मीडिएशन द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। आप इस पर क्या विचार करते हैं, 150 शब्दों में लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने के बाद में कहाँ पर जाना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप अपने इस आंसर को सबमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। जैसे आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर का पेज नंबर 1 देखा होगा, तो एक केस यहाँ पर स्टाम्पीड का निकल कर आया है। स्टाम्पीड मतलब भगदड़ का केस निकल कर आया है। भगदड़ के केसेस लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे निकल कर आए थे। पिछले साल जुलाई में देखा था, भयंकर लेवल पर एक भगदड़ मची थी जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी, है ना, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे। ऐसे ही केसेस गोवा से निकल कर आए हैं। गोवा में एक मंदिर है, उस मंदिर के बारे में मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। और वो जो मंदिर है वो है लहराई देवी टेम्पल। इस मंदिर के अंदर में एक यात्रा निकल रही थी। यात्रा में लाखों जितने भी डिवोटीज थे, लाखों भक्त यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, श्रद्धालु वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब क्या होता है, जब मंदिर में यहाँ पर ये पूरा इवेंट चल रहा होता है तो इस दौरान अचानक से भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ के अंदर में 7 लोगों की जान गई है और 80 लोग घायल हो चुके हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। 7 लोगों की जान जाना, 80 लोग घायल हो जाना केवल एक भगदड़ की वजह से, जो मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। हालांकि यहाँ पर अब क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आज बनाया है। उस कमेटी का मेन काम होगा वो इस पूरे इंसिडेंट को प्रोब करे, इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी, जो अपडेट्स आएंगे वो सामने आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आज हमें यहाँ पर ये जानना होगा स्टाम्पीड एग्जैक्टली होता क्या है। स्टाम्पीड आखिरकार ये कितना ज़्यादा बड़ा इशू है जिसको रिजॉल्व करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसमें मेंशन किया जा रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो ध्यान से सब कुछ सुनिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था पेड ग्रुप्स की, एक सेकेंड, ये यार ये कल वाला पीडीएफ कैसे ओपन हो गया, पता नहीं कहाँ गया पुराना पीडीएफ, ठीक है। हाँ, पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और उसकी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सारा स्ट्रक्चर इधर उधर हो गया, ठीक है, मतलब पीडीएफ एकदम हिला इधर उधर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने प्रेजेंट है। और जैसे आप लोगों ने अभी पीडीएफ देखा है ना, वो पीडीएफ जो अभी आपने जुडिशियल इशू को डिस्कस किया, अब स्टाम्पीड के बारे में बात करेंगे। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है एक पेड ग्रुप के अंदर में। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि इस पीडीएफ मतलब इस ग्रुप के अंदर में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो आप जब पेमेंट करके इसके अंदर ग्रुप में पहुंचेंगे तो आपका अमाउंट जो है वो हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, क्योंकि नए पीडीएफ के साथ साथ पुराने पीडीएफ्स भी सारे के सारे इसके अंदर में आपको मिल जाते हैं। चलिए वापस आते हैं ट्रैक के ऊपर में। दिस इज स्टाम्पीड, भगदड़ के बारे में बात कर रहे थे। तो भगदड़ क्या है, भगदड़ एक मास मूवमेंट होता है जहां पर एक भीड़ है और वो भीड़ के अंदर में कोई पैनिक क्रिएट हुआ अचानक से। उस पैनिक के क्रिएट होने की वजह से एकदम से यहाँ पर वो भीड़ इधर उधर भागने लगी है, ठीक है। उसमें यहाँ पर वो नहीं देखते कि भाई कौन दब रहा है कौन नहीं दब रहा है, किसी को भी ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं। इसलिए लोगों को इंजरी बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। कभी कभी लोगों को इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो जाती है, ज़िंदगी भर वो परेशान रहते हैं, इवन डेथ के केसेस निकल कर आते हैं, समझ रहे हैं। तो ये है स्टाम्पीड। स्टाम्पीड के 2 मेन टाइप्स होते हैं, याद रखिए, एक होता है यूनिडायरेक्शनल स्टाम्पीड और दूसरा होता है टर्बुलेंट स्टाम्पीड। ये 2 केसेस आते हैं स्टाम्पीड के। यूनिडायरेक्शनल स्टाम्पीड की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में जो पूरी की पूरी भीड़ है वो सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में भाग रही है, ठीक है। अचानक से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ पैनिक क्रिएट हुआ, अचानक से भागने लगे। एक होती है टर्बुलेंट स्टाम्पीड, जहाँ पे क्राउड बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाती है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, मल्टीपल डायरेक्शंस में पूरी भीड़ भाग रही है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये भगदड़ जब होती है तो ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। जब मैं कहता हूँ भयानक रूप ना, तो कई कई केसेस ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, पुराने केसेस या
क्योंकि केवल स्टाम्पीड के केसेस भारत में नहीं आते, बाहर अलग अलग कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलेंगे। रशिया का एक भयानक स्टाम्पीड हुआ था, तो ऐसे स्टाम्पीड के अंदर में हज़ारों हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। हालांकि इंडिया के अंदर में मेजर स्टाम्पीड के केसेस पिछले कुछ समय पर ज़रूर से देखने को मिले हैं, ठीक है। इसकी वजह से हाई फर्टिलिटी रेट यानी कि काफ़ी सारे लोगों की जान जाती है, वो हमारे सामने आज के समय पर एक दिक्कत है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार जान जाती क्यों है स्टाम्पीड के अंदर? भाई एकदम से भगदड़ मच रही है, पैनिक क्रिएट हो गया, तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है, और पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ में, क्योंकि आप कह सकते हैं छोटी सी जगह है, छोटी छोटी जगह में 6-6 7-7 लोग खड़े हैं, दम घुटना शुरू हो जाता है उनका। कभी कभी लोग यहाँ पर ऐसा होता है जिनका दिल जो है बहुत कमज़ोर होता है, ऐसे यहाँ पर एकदम से भगदड़ देख के या एकदम से चीख शोर शराबा देख के यहाँ पर क्या कहता है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, वो इंसान का शरीर काम नहीं करता, वो वहीं पे गिर जाता है, लोग उसके ऊपर से भी निकल जाते हैं। फिर और दूसरे कारण हार्ट अटैक, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कारण बन जाता है लोगों की मौत का इस भगदड़ में। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर में इंजरी, सर पे इंजरी, गर्दन पे इंजरी, तो ये सब इंजरीज की वजह से लोगों को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ जाता है। ये होता है भगदड़, बहुत खतरनाक इंसिडेंट। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कारण क्या होते हैं, आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टाम्पीड हमको देखने को मिलता है? तो इसमें दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक पैनिक क्रिएट हो जाना। मान लो बहुत गर्मी है, 2-4 लोग बेहोश हुए, तो एकदम से यहाँ पर बोलेगा अरे सब बेहोश हो रहे हैं, जल्दी जल्दी भागो इधर से, भगदड़ क्रिएट हो गई, स्टाम्पीड हो गया अचानक से, है ना। या फिर आप कह सकते हैं और भी ऐसे बहुत केसेस आ जाते हैं। मान लो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक से गिर गया कुछ लोगों के ऊपर में, लोग शांत नहीं रहते, लोग भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ऐसी कंडीशन के अंदर में जब कोई ऐसा पैनिक क्रिएट हो, काम रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल यही सब चीज़ें हैं, लोगों में हाहाकार मचा, एकदम से भगदड़ मच गई, नहीं। पैनिक क्रिएट होने के साथ साथ और भी रीज़न है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू। जिधर इवेंट हो रहा है बहुत बड़ा, जहाँ पे हज़ारों की कगार में, लाखों की कगार में लोगों को बुलाया गया है, वहाँ पे अच्छी लाइटनिंग ना होना कई बार कारण बन जाती है भगदड़ का। फिर पुअर क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ का अच्छे से मैनेजमेंट ना करना, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाना, बैरियर्स कोलैप्स हो जाना। जिस बिल्डिंग में यहाँ पर इवेंट चल रहा था, मान लो अचानक से वो कोलैप्स कर गई, है ना। या फिर जो एग्जिट है, निकलने के रास्ते बहुत कम होना, आपको निकलने के रास्ते मल्टीपल रखने पड़ेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं एंट्री का एक रास्ता है, एग्जिट का एक रास्ता है। भाई अगर भगदड़ हुई, आप पहले से समझिए कि ऐसे केसेस हमारे देश में आ रहे हैं, तो मल्टीपल एग्जिट्स रखने ज़रूरी थे, ताकि ऐसा कोई कंडीशन होता है तो यहाँ पर अलग अलग रास्ते से लोगों को बाहर निकाला जा सके, ठीक है। कई बार यहाँ पर आग लग जाती है, उन फायर हैजर्ड्स की वजह से भगदड़ मच जाती है, तो इसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टाम्पीड का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर में बहुत बुरा पड़ता है। पता है क्या इंपैक्ट पड़ता है? सबसे पहली चीज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। एक इंसान जो भगदड़ से बच जाता है, जिंदगी भर उसने एक परिवार वाले को, अपने फैमिली मेंबर को अगर भगदड़ में खो दिया है, जिंदगी भर उसके लिए वो स्ट्रेस बन के रह जाएगा, उसके दिमाग में एक बहुत भयंकर ट्रॉमा हिट कर चुका होगा। फिर बात है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की। एक पर्टिकुलर फैमिली थी, उस फैमिली में यहाँ पर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति वो थे जो मेनली ब्रेड अर्नर्स थे, जो पूरे परिवार को चला रहे थे। भगदड़ में उनकी मृत्यु हो गई, फैमिली को कौन रन करेगा? समझ रहे हैं? प्राइमरी अर्नर्स है उस फैमिली के, उस परिवार को कितने सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कई बार लोग इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो तो गए थे यहाँ पर किसी अपने एंजॉयमेंट के लिए, किसी एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पर गए थे, कहीं दूसरा इवेंट हो रहा है, ठीक है, या दर्शन करने के लिए मंदिर गए। अब वहीं पर क्या हुआ, इंजरी हो गई उन्हें, ऐसी भयंकर इंजरी हुई है, ऐसी चोट लगी है, ऐसे घायल हो गया है वो इंसान कि मेडिकल का खर्चा उसको मार दे रहा है, बाद में कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, उसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पूरी कम हो चुकी है। तो समझ रहे हैं, भगदड़ की वजह से इंपैक्ट तो बहुत पड़ता है, उसको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ सोशल इंपैक्ट पड़ता है, वो कैसे पड़ता है मैं आपको बता चुका हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इससे बहुत सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, बैरियर सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी यहाँ पर ऐसा स्टाम्पीड का केस निकल कर आता है। हालांकि भारत सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं स्टाम्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब सबसे पहली चीज़, हमने एक बॉडी बना रखी है जिसको हम कहते हैं NDMA। NDMA का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी आज के समय पर यह क्रिएट की गई है, जिसका मेन काम है जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर कंट्रोल करना, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी मेजर, जहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हुई है, CCTV कैमरा, उसके अलावा जो क्राउड है उसको सेफ्टी देना, उस सेफ्टी के टिप्स शेयर करना। कुछ ऐसा हो जाए तो आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, शांत रहना है, हम रिजॉल्व कर लेंगे सब कुछ, है ना। हमारे पास में हर एक प्रकार की फैसिलिटी है, एम्बुलेंस तैयार रखना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को रेडी रखना, ये ज़रूरी है। लोग वहाँ पे देखेंगे तो लोगों में इतना पैनिक क्रिएट नहीं होगा, अचानक से वो भगदड़ जो है वो नहीं मचेगी। तो वो सब चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल के अंदर में आते हैं। अगला आर्टिकल जो है ना, इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, केवल इसी आर्टिकल को पढ़ेंगे हम लोग और थोड़ा सा बेसिक डेटा भी आपको समझा दूंगा मामला क्या है, क्योंकि आज
साइंस एंड टेक का पेज आता है संडे को, तो पेज नंबर 13 पर ये टॉपिक प्रेजेंट है। हालांकि साइंस एंड टेक से ज़्यादा ये एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। तो राइटर साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि निकोबार आइलैंड पे भारत सरकार का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। 72,000 करोड़ रुपए खर्च करके हम ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ये कहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, मैं आपको एक सेकेंड थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले। तो दोस्तों ये आप देख पाएंगे, ये है हमारा इंडिया। अब इंडिया जब ड्रॉ करते हैं तो आपको लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो अंडमान निकोबार 2 आइलैंड्स हैं। अंडमान वाले आइलैंड्स ये देखने को मिलेंगे, निकोबार वाले आइलैंड्स ये हैं। वैसे 2 नहीं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं नाम से बता रहा हूँ, ये 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। इनके बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन एक बार बन गया था कि बताओ 10 डिग्री चैनल कौन से 2 आइलैंड को सेपरेट करता है। वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड को देखोगे दोस्तों तो सबसे नीचे की साइड में आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड नजर आएगा। ये रहा ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में, क्योंकि यही ग्रेट निकोबार क्या है, पूरे भारत का बिल्कुल सदर्न पॉइंट है, ठीक है, यहीं पर एक इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सदर्न टिप यहाँ पर माना जाता है इंडिया का। तो उस ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर हम आज के समय पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट किस प्रकार से, ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और भी फैसिलिटीज़। जहाँ पे आज केवल 4-5 हज़ार लोग प्रेजेंट हैं, आने वाले समय पर लाखों में 3.5 लाख 4 लाख लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो स्पेशली पूरे भारत के दूसरे हिस्से से जा रहे होंगे। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि लोग जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये प्रोजेक्ट जो लग रहा है वो पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय करने के बाद लग रहा है। दिक्कत यह है कि इस पे जो आरटीआई फाइल होती है, क्योंकि आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आपको आरटीआई के तहत सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन सरकार से पूछने का हक है। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, ठीक है, जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की या दूसरे और पर्सपेक्टिव की। तो हालांकि जो ये प्रोजेक्ट लगाया गया है ग्रेट निकोबार, इसको भी आरटीआई से बाहर कर दिया गया है। आप आरटीआई से सवाल पूछो, सरकार यहां पर इसका जवाब नहीं देगी, क्योंकि इसको एग्जेम्पशन में कर दिया गया है। और ऐसा ही एक केस अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद का था, ठीक है। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने पूरा जंगल डिस्ट्रॉय कर दिया, और भी जंगल की तबाही चल रही थी, जिसको बाद में रोका गया। कंचा गची जो फॉरेस्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या चाहती थी कि मतलब एक ऐसा जंगल एरिया जहां पे 700 वैरायटीज हैं प्लांट की, स्पीशीज की, 200 वैरायटीज हैं चिड़िया की, 20 अलग अलग प्रकार के मैमल्स हैं। नेचर का एक बहुत बड़ा तोहफा यहां पर उस एरिया को दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है वो सब तबाह करके, जानवर जहां जाएं जाएं, हम वो सब हटाएंगे, तबाह करेंगे, वहां पे टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाएंगे, कैंपस बनाएंगे, ये सब चीजें डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट करो, लेकिन डेवलपमेंट से डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये डेवलपमेंट नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है बड़े लेवल पर। आप देख रहे हैं इतनी मल्टीपल वैरायटीज हैं। हाँ, हालांकि वो बंजर जमीन है तो वहां पे आप कर सकते हैं काम, अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है। आप इमेजिन करो 700 से ज्यादा प्रजाति प्लांट की, स्पीशीज की, 200 से ज्यादा चिड़िया की प्रजातियां, वो जानवर जाएंगे कहां सारे? वही पर्टिकुलर सिमिलर केस ग्रेट निकोबार के साथ में हो रहा है। राइटर कहते हैं, एक बुक है द ग्रेट निकोबार बे ट्रायल, इसके अंदर में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो निकोबार प्रोजेक्ट लगा रही है, इसके पीछे के सेवरल पर्पस हैं। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पावर प्लांट बनाया जाएगा बिजली को जनरेट करने के लिए, ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाया जाएगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सर आप वहां पर लाखों पेड़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। और इससे सीरियस इशू क्या है? सीरियस इशू यह है कि वो ग्रेट निकोबार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं अलग अलग प्लांट्स की। अभी तो हम बात कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी वाली बात आ रही थी हैदराबाद के, वहां तो केवल 700-800 वेराइटीज़ थी। यहाँ 2000 प्रजातियां हैं, 800 से ज़्यादा प्रजातियां हैं अलग अलग जानवरों की। वहाँ का फ्यूचर, वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिसको बोलते हैं शोम्पन ट्राइब। वो शोम्पन ट्राइब नहीं चाहती बाहर के दूसरे कंट्री, मतलब इंडिया के बाकी सारे लोगों के साथ में कांटेक्ट करना। हम ज़बरदस्ती यहाँ पर इनके साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट है ये अफेक्ट होने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है जितनी भी चीज़ें हैं, नेटिव पीपल है, उनका भविष्य है, वो सब अफेक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली एक बात और नोट करना, राइटर कहते हैं कि जो ये शोम्पन ट्राइब है, ये शोम्पन ट्राइब के जो लोग हैं ये ऑलरेडी पीवीटीजी के अंदर में आते हैं। पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जहां पे उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रखा जाता है जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी घट रही है, ऑलरेडी कम हो रही है। उनको हम किस तरीके से सिक्योर करेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी प्रॉब्लम है। हम उस वाले पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहे हैं।
ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रही है, खत्म हो जाएगी आगे जाके प्रजाति। इनका आपने रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, प्रोजेक्ट लगाओगे, ये जाएंगे कहाँ पे, जंगलों से आप हटा दोगे, ये कहाँ पे जाएंगे, कोई आपका सोल्यूशन है या नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा शोम्पन ट्राइब को। दूसरा इंपैक्ट जो पड़ने वाला है दोस्तों, यहाँ पर एक टर्टल मिलता है जिसको बोलते हैं लेदर बैक टर्टल। उस टर्टल का जो पीछे का हिस्सा है ना, वो लेदर की तरह दिखता है, लेदर बैक टर्टल यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उस पर एक बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो खत्म हो जाएगी प्रजाति और वो वहीं पर मिलती है बस। और जब ये सब क्वेश्चन पूछे गए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से, तो उन्होंने यहाँ पर अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे, अगर ऐसा होता है, डिस्ट्रक्शन मचता है, तो इंडिया पे क्वेश्चन उठेगा, अरे हमने तो बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत सारे अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, एनवायरमेंट को बचाना, प्लांट्स एनिमल्स को प्रोटेक्शन करना, और हमने ही यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लगाया है प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करके। ये क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो मामला यहाँ पर समझ गए, 72,000 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भी बन रहा है, नया डेवलपमेंट है, टूरिज्म बढ़ेगा, शिप ब्रेकिंग यार्ड, कोई जहाज़ खराब हो गया है तो जहाज़ का जो तोड़फोड़ करके मेटल निकालेंगे वो यहीं पर बनाया जाएगा, वो भी। मिलिट्री सिविल एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट ऐसा होगा जिसको सिविल और मतलब मिलिट्री और बाकी सारे लोग भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सारी जो ज़मीन है सरकार वो वहाँ पर खरीद रही है, ठीक है। फिर उसका कह सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया पेड़ों की कटाई होने वाली है, एकड़ में यहाँ पर ये पूरी ज़मीन साफ करनी पड़ेगी। उसके अलावा मैरीन इकोसिस्टम, समुद्र के आसपास जो जानवर हैं उनमें प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि अब वहाँ पे जहाज़ भी जाने वाले हैं, टूरिज्म बढ़ेगा, वेस्ट बढ़ेगा, नॉइस पोल्यूशन बढ़ेगा, ऑयल स्पिल यानी कि जो तेल वगैरह होता है वो पानी में फैलेगा, एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे जायंट लेदर बैक टर्टल मिलता है, एक आइकॉनिक स्पीशी है यहाँ की, वो खत्म हो सकती है ऐसा अनुमान है। शोम्पन ट्राइब के बारे में यहाँ पर सारा नाम और निशान मिट सकता है आने वाले समय पर, ठीक है। हज़ारों के कगार में स्पीशीज़ है यहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स की, वो यहाँ पर बर्बाद हो सकती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट से जब बोला गया तो गवर्नमेंट मेंशन करती है कि दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे, हाँ एग्जैक्टली अगर हम इस चीज़ को भी देखें तो दोस्तों आपको ये पता भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। ग्रेट निकोबार में प्रोजेक्ट को डेवलप जो किया जा रहा है, इसके डेवलपमेंट के पीछे का एक रीज़न है। रीज़न यहाँ पर है चाइना। चाइना भी अपना एक्सपेंशन कर रहा है। चाइना यहाँ पे आप देख पाओगे म्यांमार के सितवे पोर्ट और भी वेरियस पोर्ट्स के अंदर में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना का एक्सेस यहाँ तक आ रहा है। हम चाहते हैं चाइना को काउंटर करना। काउंटर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे वापस से डेवलपमेंट किया जाए, अपनी मिलिट्री को तैनात किया जाए। आ जाओ, हम इससे निगरानी अपनी आराम से बनाकर रखेंगे। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस जो भी हैं आपके सामने वो मैंने शेयर कर दी हैं। बस यही सब चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है आज के न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल से। चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। अगला न्यूज आर्टिकल भी काम का है और इस टॉपिक को आप जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करेंगे। दिस आर्टिकल इज प्रेजेंट ऑन द पेज नंबर 14। याद रखिए 14 नंबर पे ये प्रेजेंट है और यहाँ पे बात की जा रही है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के बारे में। तो ऐसी बीमारियां जिनको वैक्सीन से रोका जा सकता है, वैक्सीन से वो बीमारियों का जो स्प्रेडिंग है उसको कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब वैक्सीन है भी हमारे पास में, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आज वो वाली बीमारियां जो वैक्सीन से रोकी जा सकती हैं वो बढ़ रही हैं, वो राइज हो रही हैं। इस आर्टिकल में वो चीज़ मेंशन की जा रही है। आइए चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। तो सर यहाँ पे जिन इश्यूज़ के बारे में बात हो रही है ये है कि भाई ऐसी बीमारी जिसको वैक्सीन से रोका जा सकता है। अच्छा, इसमें ऐसी वो कौन कौन सी बीमारी जिसको वैक्सीन से रोका जा सकता है? इसमें मीजल्स है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है मेनिंगिटिस है, ठीक है, येलो फीवर है। ये वो बीमारियां हैं जो एक समय पर हमने ख़त्म कर दी वैक्सीन का इस्तेमाल करके। ये बीमारियां वापस से दुनिया में आ रही हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। वर्ल्ड हेल्थ लीडर्स ने भी यहाँ पे वार्न किया है कि मिलियंस बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेशन जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं देने के पीछे का रीज़न क्या है कि भाई फंडिंग का इशू है, वो सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही है वैक्सीन देने में, तो फंडिंग का इशू हो गया, या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। तो ये सब ना करने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हो रहा है। ठीक है, यह जो वैक्सीन है वो यहाँ पर मिसिंग है फंडिंग की वजह से, प्रोग्राम के डिसरप्शन की वजह से। इसकी वजह से मिलियंस ऑफ बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है मतलब बहुत सारे चांसेस हैं ऐसी बीमारी जो हमने ख़त्म कर दी है। यूएसए ने पता है जो मीजल्स नाम की बीमारी है वो बहुत पहले ख़त्म कर दी थी 2001 के आसपास। आज वही मीजल्स की वजह से 800 से ज़्यादा केसेस यूएसए में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैक्सीन देना मिस कर दिया बच्चों को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, गावी है, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट वार्निंग इशू की है। ये बात करते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स हैं वो लगातार खतरे में है।
खतरे में इसलिए हैं क्योंकि वैक्सीन को लेकर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है लोगों के अंदर में। तो आज ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के लीडर्स के ऊपर में जोर देता है कि सर कोशिश कीजिए अपने देशों के अंदर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजबूत करें, टाइम पर सभी बच्चों को वैक्सीन दें, अदरवाइज आने वाले समय पर महामारी का एक बहुत बड़ा एरा हो सकता है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों 108 से ज़्यादा कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है। इसमें वो देश हैं जिनकी इनकम जो है लो इनकम है या मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, यानी वहाँ पे ज़्यादा आय नहीं है, लोगों की स्थिति नहीं है। ये वही देश हैं जो सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार की बीमारियों से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं चल रहा है, क्योंकि फंडिंग नहीं जा रही है। तो इसकी वजह से जो आने वाले समय पर बीमारियां जिनको हमने वैक्सीन से ख़त्म किया वो वापस से दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। फिर कुछ डेटा है दोस्तों कि मिलियंस केसेस आ रहे हैं वैक्सीन ना देने की वजह से, कुछ ऐसी बीमारियां निकल कर आ रही हैं। वो बीमारियां क्या हैं आइए मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ठीक है, नोट जनरेट कर लेना, क्योंकि केवल न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ के जाओगे बात नहीं बनेगी। ये आप देख पाओगे, आपको डिटेल्स भी अलग से प्रोवाइड मैंने करवा दी हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, जो वार्निंग्स दी जा रही हैं वो वार्निंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या भैया कनेक्शन है। WHO ने यहाँ पर सर्वे किया है, बोला है 108 देश जिसमें लो और लोअर इनकम नेशंस हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करंट समय पर फेस करनी पड़ रही है। 50% यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है वो केसेस हैं जहाँ पर इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें डिसरप्शन क्रिएट हुआ है। 50% पुअर डिजीज सर्विलांस को लेकर केसेस है, जहाँ पर बीमारी के ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही है। फिर एक बड़ी बात आती है मिस्ड वैक्सीनेशन को लेकर, मेंशन किया जा रहा है 14.5 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं 2023 के अंदर में जिन्होंने हर प्रकार की जो डोज है वो मिस कर दी है। कोई भी डोज वैक्सीन का उनको नहीं लगा है, तो आगे भविष्य में ये बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर कि 2019 में 12.9 मिलियन ऐसे केसेस थे, और अब यहाँ पर पेंडेमिक के बाद में ये केसेस बढ़ गए। 2023 के अंदर मिलियंस बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं दी जा रही है, और इसकी वजह से बीमारियां वापस से आ रही हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए का मीजल्स आउटब्रेक। लगभग 935 कंफर्म्ड केसेस मिल चुके हैं 1 मई 2025 तक अमेरिका में, वो भी उस बीमारी के जो बीमारी ऑलरेडी अमेरिका ने साल 2000 में ख़त्म कर दी थी। ये है चैलेंज। तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है, कारण क्या है? पहला कारण है पेंडेमिक डिसरप्शन। भाई कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहे थे वो रुक गए काफ़ी सालों तक। फिर उसके बाद में लोगों ने भी यहाँ पर स्किप करना शुरू कर दिया। दूसरा, अब वापस से प्रोग्राम को शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अब वो पैसा का सपोर्ट गवर्नमेंट कर नहीं रही है, ये भी कनेक्शन है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रेजिलिटी। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वॉर वाली सिचुएशन बनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सूडान की, साउथ सूडान की, सोमालिया की, एरिट्रिया की। वो कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पे वॉर की वजह से सिचुएशन ख़राब है, अनस्टेबल रीजन है, बच्चों को नहीं मिल पाती है वैक्सीन। फिर है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों का ट्रस्ट वैक्सीन पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिर है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, आप यहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में। तो इससे भी यहाँ पर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पर पीछे छूट रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ केयर के अंदर में आप लोगों ने इंप्रूवमेंट किया नहीं है, तो होगा क्या? एट द लास्ट यहाँ पर आप वैक्सीन दे पाओगे सभी को? नहीं दे पाओगे, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन बोला गया है, ये मैटर करता है। सर आज इम्यूनाइजेशन पे सरकार खर्चा करेगी, फंडिंग करेगी, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब एक देश का जो फ्यूचर होता है वो उसी देश के बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को यहाँ पर आप बचा के रखेंगे, उनको अच्छा सा हेल्दी डेवलपमेंट करेंगे, उनका रिटर्न आपको बाद में वो देंगे। तो WHO ने डिटेल भी ये बोला है कि $1 अगर आप इम्यूनाइजेशन पे आज खर्चेंगे तो इसका रिटर्न भविष्य में आपको $54 से मिलेगा। ₹1 खर्च करने से 54 रुपीज़ मिलेंगे अगर हम रुपीज़ में देखें तो। 154 मिलियन बच्चों की ज़िंदगी पिछले 50 सालों में बचाई गई है। 150 मिलियन बच्चों की लाइफ बचाई गई है इस वैक्सीन को प्रोवाइड करवा के। फिर 40% इन्फेंट सर्वाइवल इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी 40% ऐसे केस जो पहले बहुत सारे केसेस आ रहे थे, बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी, अब यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, जीता भी है क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में वैक्सीन मिल जाती है। ठीक है, मीजल्स की बात करेंगे तो मीजल्स ने अकेले 60% जो टोटल जिंदगी है पिछले 50 सालों में मिलियंस ऑफ केसेस में वो जिंदगियां बचाई हैं। हालांकि खतरा आज के समय पर अभी टला नहीं है, वापस से केसेस आ रहे हैं। अगर आप इम्यूनाइजेशन पे ढील छोड़ेंगे तो वो केसेस आएंगे। अब बात आती है स्टेटस ऑफ इम्यूनाइजेशन की, कि आखिरकार इम्यूनाइजेशन कहाँ पर स्टैंड करता है। इम्यूनाइजेशन आप समझ रहे हैं ना, वैक्सीन देके उस बच्चे की इम्यूनिटी को इंप्रूव कर देना ताकि वो उस बीमारी से, उस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस के जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे लड़ सके। तो भारत का एक बहुत प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट, वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।
मतलब ओवरऑल वर्ल्ड का ही है, दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इंडिया का प्रोग्राम है, दुनिया में हम लोगों ने एक मैसिव लेवल पर इसको डेवलप कर रखा है। 26 मिलियन जो न्यू बॉर्न बेबीज है उसको हम टारगेट करते हैं हर साल। 34 मिलियन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी हर साल ये वैक्सीन दिया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से। इंडिया का वन ऑफ द मैसिव प्रोग्राम। लगभग 13 मिलियन से ज़्यादा जो इम्यूनाइजेशन सेशंस है वो हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। हर साल 13 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीन दी जाती हैं इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में। तो भारत ने काफ़ी कुछ ग्रो किया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इसी वजह से हमने साल 2014 में पोलियो नाम की बीमारी को ख़त्म कर दिया अपने देश से। साल 2015 में मैटरनल नियोनेटल टीटनस को यहाँ पर खत्म कर दिया, एक और बीमारी। फिर नई वैक्सीन आ चुकी है भारत के पास में, मीजल्स और रूबेला जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए न्यूमोकोकल रोटा वायरस वैक्सीन भी आज हमारे पास में प्रेजेंट है। हालांकि जो कवरेज है इसको और ज़्यादा मैसिव लेवल पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 वाला है, जो 2019 से 21 के बीच में रिलीज हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि आज भी जो इम्यूनाइजेशन वो 76.1% के आसपास स्टैंड करता है भारत के अंदर में। दैट मीन्स कि हर 4 में से एक बच्चा जो है आज भी उसको ये वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वो मिस कर रहा है। तो हमें यहाँ पर इसमें सुधार करना होगा, स्पेशली गाँव वाले क्षेत्रों में वैक्सीन नहीं लग पा रही है, वो वैक्सीन प्रोवाइड करवाना होगा। और वैक्सीन प्रोवाइड करवाने के लिए फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवानी होगी, क्योंकि ये जो इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इसमें पहला जो खतरा वही है कि फंडिंग नहीं दे रहे हो, है ना, ट्रस्ट नहीं है लोगों को, यही सब प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं। तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन शेयर करे गए हैं। रिकमेंडेशन यह है कि भैया 2030 तक का एक बड़ा एजेंडा सेट कर लो दुनिया भर के सारे देश वालों। और वो एजेंडा क्या है, सभी नेशंस को यहाँ पर जोर देना होगा कि वो वैक्सीन अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा सके, यूनिवर्सल कवरेज पे काम कर सकें। देन उसके बाद आता है गावी समिट 2025। इसका मेन पर्पस है $9 बिलियन के आसपास जो अमाउंट है इसको रेज करना, ताकि 500 मिलियन बच्चों की जान बचाई जा सके। 8 मिलियन जो बच्चे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो सेव की जा सके 2026 से लेकर 30 के बीच में। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने लगातार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को एक्सपैंड किया है। इसमें बड़ी कनेक्टिविटी के साथ में जो कह सकते हैं डिजिटल ट्रैकिंग टूल है, कोविन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे वगैरह वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर से इंप्रूव करे गए हैं। तो दुनिया भर को भी करने की ज़रूरत है, वो डिटेल्स यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। फिर एक न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों ये देखने को मिलेगा, ये भी आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, भारत पाकिस्तान में पिछले कुछ समय पर बढ़ते विवाद की वजह से इंडिया ने व्यापार के सारे रास्ते कट कर दिए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमको कुछ सामान इंपोर्ट करता था, हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, व्यापार खत्म भाई। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान अपने जहाज़ लाके हमारे बंदरगाह पे खड़ा करता था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पाकिस्तान का झंडा किसी भी जहाज़ पे लगा हो वो हमारे डॉक में आ जाए खड़े होने के लिए, फटाफट मना कर देना, लात मार के निकालो इन लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडिया ने अनाउंस किया है जितना भी इंपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान से उसको हम फ्रीज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्ट जो है जितना भी गुड्स का वो सब खत्म हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तान से अब कोई व्यापार यहाँ पर नहीं। ठीक है, ये सब क्यों? क्योंकि अब जो रिसेंट चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि जितने भी यहाँ पर हर प्रकार की जो मेल वगैरह, जो पार्सल्स वगैरह एक्सचेंज होते थे पाकिस्तान के साथ में, है ना, वो सब यहाँ पर अब वो भी हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो भारत के जहाज़ हैं वो भी पाकिस्तान में विजिट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के जहाज़ को हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे अपने बंदरगाह के अंदर में। बस ये डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ समय पर, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल में स्पेशली मुर्शिदाबाद की यहाँ पर बात हो रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी क्राइसिस हैं, उसकी वजह से वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस साहब, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया है। और लेटर लिखने के बाद में 3 रिकमेंडेशन की है कि भैया केंद्र सरकार ज़रा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा मजबूत हो जाओ, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो स्टेट मशीनरी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी फोर्स को वल्नरेबल एरियाज़ में यहाँ पर तैनात करो। उसके अलावा यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि भाई आज के समय पर, मतलब जैसे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया ना, उस रिकमेंडेशन में बिल्कुल लास्ट में रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि इन्होंने आर्टिकल 356 का भी जिक्र किया है। आर्टिकल 356 जब बोला तो आप समझ गए भैया ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, राष्ट्रपति शासन की। हालांकि मैं आपको बता दूं रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि गवर्नर ने ये रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि हाँ 356 लागू कर दो, ये अलग से मेंशन किया गया है। समझ गए? तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली कम्युनल राइट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा मुर्शिदाबाद के अंदर में, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल चल रहा है। ठीक, फिर उसके बाद एक और छोटा सा अपडेट है, ये भी आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के पिछले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे एंथनी अल्बनीज़।
तो क्वेश्चन यह है कि अभी इलेक्शन हुआ है सर, रिजल्ट आ गया है, तो कोई प्रधानमंत्री चेंज हुआ है क्या? नहीं, दोबारा से यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं एंथनी एल्बनीज। पिछले 21 सालों के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो 2 बार इलेक्शंस लगातार जीते। तो ये सेकेंड टाइम पिछले आने वाले 3 साल के लिए लगातार इलेक्शन जीत चुके हैं। मतलब आने वाला 3 साल का टर्म होता है इनका, जैसे भारत में 5 साल का है, इनका 3 साल का है। तो 3 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर एंथनी एल्बनीज वापस से प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। एंथनी एल्बनीज यहाँ पर यह भी कहते हैं कि देखिए, जो ट्रंप ने टैरिफ वगैरह को लेकर पूरा प्रोविजन सामने मेंशन किया, इसकी निंदा भी की है एल्बनीज ने कि भाई यहाँ पर टैरिफ वगैरह भले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अच्छे पार्टनर है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ट्रंप ने जो भी स्टेटमेंट या जो भी चीज़ें पहले की हैं टैरिफ को लेकर, ऑब्वियस ही बात है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो कंडीशंस को बुरा करता है हम सभी लोगों के लिए, तो उस चीज़ की यहाँ पर निंदा इन्होंने की है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, जो पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। लेक्चर पसंद आया हो मेक श्योर करें, वीडियो पे लाइक का बटन है फटाफट प्रेस करो, 5000 लाइक्स का टारगेट है आपको पहुँचाना है दोस्तों। बाकी कल मिलेंगे सेशन में जल्दी लाइव, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारा इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो रहा है, मेरे पास में लाइट का इशू हो रहा है, तो इस वजह से मैं पिछले 2 दिनों से लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। आज संडे था इसलिए मॉर्निंग का इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो नहीं आया है, कल वापस से ट्रैक पर दोनों वीडियोज़ के साथ में। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।